गुड मॉर्निंग क्लास। आगे हम लोग सी सेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसमें देखिए अब 31 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पीछे की सीरीज में हम 30 तक क्वेश्चंस को देख चुके हैं। 2 अंकों की धन पूर्णांक संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित मतलब होता है बदलने पर या हम पलट देने पर कह रहा है कि करने से बनी संख्या का अनुपात 4:7 है। तो ऐसे गुणों की संख्या कितनी होगी? तो हमें पता है कि 2 अंकों की संख्या जो है वो 10x + y होती है। अगर इसके अंक हम बदल देते हैं तो हमें मिल जाएगा 10y + x आ जाएगा, और इसका रेशियो जो गिवन है वो 4:7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 70x + 7y इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो 40y + 4x मिल जाएगा। और x वाले टर्म एक पास हम कर लेते हैं अगर, तो ये 4x इसमें से माइनस होगा तो ये 66x आ जाएगा यहाँ पे 66x, और ये 7 इसमें से माइनस होगा तो 33y हो जाएगा। और यहाँ x/y की वैल्यू अगर हम देखें तो 33/66, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यानी x/y जो होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, अब 1/2 के बेसिस पर अगर हम देखते हैं इसे तो कौन कौन से नंबर पॉसिबल है? एक तो 12 है, 12 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा, एक यहाँ 36 हो जाएगा, एक 48 हो जाएगा। इसका अगर हम रिवर्स करें तो रेशियो 4:7 ही बचेगा। जैसे इसका रिवर्स 21 आ जाएगा, इसका अगर हम करते हैं तो 42 आ जाएगा, इसका 63 आ जाएगा, और इसका 84 आ जाएगा। इन्हें अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 से कैंसिल करोगे तो 4 7 आ जाएगा, यहाँ 6 कैंसिल करोगे 4 7 आ जाएगा, यहाँ अगर देखें तो 9 से कैंसिल करोगे 4 7 आ जाएगा, और इसे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर पूछे संभावित मान कितने हैं तो हमारे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ 4 संभावित मान है, क्योंकि 4 ही ऐसी संख्याएं हैं। ठीक, अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x 25 के बराबर है या उससे बड़ा है और y 40 से कम या उसके बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सदैव सही होगा? तो हम देखिए पहले कुछ पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ही x की मान लें तो x की मैक्सिमम वैल्यू 25 आ जाएगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 40 आ जाएगी। इनके डिफरेंस की बात करें तो 15 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू लेने पर डिफरेंस 15 आता है। पहला स्टेटमेंट अगर ऑप्शन का पढ़ते हैं तो कह रहा है x 22 से बड़ा है जबकि x 25 मैक्सिमम है और y 40 है, तो ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो y - x कह रहा है 15 से बड़ा है, तो 15 से बड़े के केस में देखें तो 15 से बड़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 आ रहा है। अगर ये कह देता है कि 15 के बराबर हो सकता है तो पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेने पर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। y - x 15 से छोटा या उसके बराबर होगा तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर वैल्यू हम यहाँ पर घटा दें, क्योंकि y के बारे में कह रहा है कि 40 के बराबर या 40 से कम है। अगर हमने यहाँ 39 वैल्यू ले ली होती तो हमें पता है इसकी वैल्यू 14 हो जाती, या 38 ले लेते तो 13 हो जाती। यानी जैसे जैसे हम कम करेंगे तो वैसे वैसे वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। सम की बात करते हैं तो इसका सम करने पर 65 आ जाएगा, क्योंकि 25 और ये ऐड करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि उससे बड़ा भी हो सकता है, तो बड़े की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है 8 अंकों की एक संख्या। अब देखिए कह रहा है 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 का मतलब है कि संख्या पूर्णतः विभाजित है। अगर संख्या पूर्णतः विभाजित है तो हम क्या 3 की डिविजिबिलिटी रूल पहले से देख लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है, मतलब अंकों का योग विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगा। इसे शॉर्ट में करने के लिए देख लिया करो कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर हम देखें 4 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 और 7 देखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी डिविजिबल है। 4 और 5 देखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। 6 देखें तो 6 भी डिवाइड है, तो b बचा, तो b की पॉसिबल वैल्यू 0 ले लें तब भी यहाँ पर पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 ले लें तब भी डिवाइड हो जाए, 6 ले लें तब भी, और 9 ले लें तब भी। तो इस तरीके से 4 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, तो 4 अधिकतम संभावित मान होंगे। ठीक, आगे हम देखते हैं कह रहा है कि यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो, मतलब शून्य से कोई बड़ी संख्या से बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर शून्य से बड़ी संख्या से बढ़ा दे तो परिणामी भिन्न क्या होगी? अगर भिन्न हम 1/2 मान लेते हैं और इसमें कुछ नहीं एक एक ही जोड़ते हैं तो 1 + 1 और 2 + 1 अगर हम देखते हैं तो आप कहेंगे ये 2/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0.5 होगी और इसको निकालेंगे तो 0.67 के करीब निकलेगा, तो इसका मतलब ये बड़ा आया। तो ये और 2 ऐड करके देख लेते हैं। 2 अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो 1 + 2 आएगा, यहाँ पर 2 + 2 आएगा, तो यानी 3/4 आएगा, और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 0.75 निकल कर आएगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो इन एवरी केस में ये बड़ा ही आएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल भिन्न से छोटा होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मूल भिन्न से बड़ा होगा तो ये ऑप्शन पॉसिबल है। कह रहा मूल भिन्न के बराबर, तो बराबर किसी केस में भी नहीं आया। तो एक फोर्थ ऑप्शन हम देखें तो कह रहा कुछ कह नहीं सकते, नहीं बड़ा आ रहा है तो हम कुछ कह तो सकते हैं, तो क्लियर ऑप्शन है इसमें।
कह रहा कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठ पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है, तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं ये हमसे पूछे। तो पृष्ठ निकालने के लिए हमें पता है कि हम 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से 9 तक अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलेंगे, तो 1 से 9 तक हमें 9 ही मिलेंगे क्योंकि सभी सिंगल डिजिट नंबर होंगे। लेकिन अगर हम 10 से लेकर 99 तक देखें तो 90 नंबर होंगे जो 2 डिजिट के होंगे, तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर 180 अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि 100 से लेकर 999 तक सभी डिजिट 3 अंक के होंगे, तो 3 करके यहाँ तक 900 अंक होंगे, 900 डिजिट होंगे, तो 2700 अंक हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर हम इसे प्लस करते हैं तो 2700 प्लस 180 और प्लस 9, इन्हें ऐड करने पर आ रहा है कि 988 और यानी 2889 आ रहा है। तो अगर हम देखें कि टोटल हमें तो इतने अंक दिखाने थे, तो इसका डिफरेंस करेंगे तो 200 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप देखें अभी हमें कितने और अंक शेष बचे, तो शेष बचे अंक कितने हैं, अगर यहाँ तक देखें 999 तक जब हमने अंकित कर दिया, तो शेष बचे अंक जो हैं वो 389 में से अगर 2889 अगर हम माइनस करेंगे तो 00 यहाँ 2 बचेगा, तो 200 बचेगा। अब सभी संख्याएं 1000 से लेकर अगर हम देखें तो 4 अंक की शुरू हो जाएंगी, और 4 अंक की देखेंगे तो 4 से इसे हमें डिवाइड कर दें तो 200/4, तो इस तरीके से 50 नंबर आएंगे। तो हम देखिए हमने पहले जो अंकित किया था वो 999 तक अंकित किया था, 999 तक, और 50 अंक और अंकित कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे जो पृष्ठ होंगे वो उसमें 1049 होंगे। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है 1049, तो इसमें 1049 हो जाएगा। ये देखिए यूपीएससी 2019 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन हम आपको वही करा रहे हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए संख्या कह रहा है कि 136 और 5b7 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7a3 आ रहा है, जहां a और b पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 अर्थात 3 से विभाज्य है, तो b का एकमात्र संभव मान क्या होगा। इसमें कई पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो पहले हम ये देख लें कि 7a3 है, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो क्या क्या a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी। एक तो यहाँ पर 2, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड होता है 12 पर डिवाइड हो जाएगा। 5 ले लें, a की वैल्यू तब भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ 15 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 8 ले लें तब भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम देखते हैं इतनी वैल्यू लेने पर यहाँ पर डिवाइड नंबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि सम किसका करने 136 और 5b7, इसका सम करने पर आ रहा है 7a3। तो यहाँ पर तो 1 कैरी बच रहा है यानी 4 आ जा रहा। तो यहाँ कितना हम पॉसिबल, अगर हम वैल्यू कह रहा है कि b की अधिकतम मान कितना होगा, तो b की हम कोई भी वैल्यू लें तो यहाँ एक कैरी हमें बचाना है। तो b की हमें पता है कि 8 अगर हम वैल्यू ले लें तो हमें मिल जाएगा 8 3 11 और एक कैरी वाला 12, तो यहाँ पर 7 2 वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। तो b की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी आपकी आ जाएगी 8। b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 8। अगला देखिए कह रहा है x -3 और -1 के बीच में है तथा y -1 और 1 के बीच में है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निम्नलिखित में किन के बीच में होगा। तो हमें पता है कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज लिया करिए। तो x की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें माइनस आगे स्क्वायर लगा है तो माइनस की वैल्यू भी हम ले लेंगे, तो क्योंकि वो प्लस में ही आ जाएगी, तो 3 या -3 हम ले लें तो -3 का स्क्वायर, और y की वैल्यू 0 ले लें तो 0 का स्क्वायर हम देखेंगे तो 9 का मतलब 9 आ जाएगा। तो 9 इसका मतलब 0 से 9 के बीच की वैल्यू जो होगी वो इनके बीच में पॉसिबल होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो धनात्मक वैल्यू होगी, ऋणात्मक के वैल्यू पॉसिबल ही ऑप्शंस पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और वैसे भी y की वैल्यू जो है वो अगर हम देखें स्क्वायर के बेसिस पे कम आ जाएगी, तो माइनस में कभी आंसर्स नहीं आएंगे। 0 8 नहीं हो सकता, कारण क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो इसके बेसिस पर हमें 0 और 9 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कह रहा है x और y के एक के अलावा धन पूर्णांक तथा y x से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी संख्या को निरूपित करता है। x एक के अलावा धन पूर्णांक मतलब y x से बड़ा है, तो y x से बड़े, तो x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं x से बड़ा, तो x की वैल्यू हमने ले ली है 2 और y की वैल्यू ले ली है 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। x के अलावा धन पूर्णांक भी ले लिया, निम्नलिखित में कौन से सबसे बड़ी भिन्न है। अगर सबसे बड़ी की वैल्यू बोलो तो ये 6 आ जाएगी। इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं, देखिए y/x है, तो y/x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे 3/2 आ जाएगा, और 3/2 मतलब 1.5 आ जाएगा। यहाँ x/y की वैल्यू करोगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3 का मतलब 0.67 आ जाएगा। ठीक, तो इसी की फिर अगली डी ऑप्शन देख लेते हैं। x + y मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 + 3/6 यानी 5/6 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा यही हो जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है x - y = 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना या होने ही चाहिए। तो x y के किसी भी मान के लिए x तथा y दोनों धनात्मक होने ही चाहिए।
अब देखिए x माइनस वाई 8, अब आप खुद समझिए कि यहाँ पर x y के किसी भी मान के लिए x और y दोनों धनात्मक होने कंपलसरी नहीं है। अगर हम x की वैल्यू मान सपोज करिए कि 10 ले लेते हैं और y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तब भी आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 10 ले लें, ये कह रहा है कि 8 हमें लाना है किसी भी केस में, और कह रहा है कि दोनों धनात्मक होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पर सपोज करिए x की वैल्यू हमने 6 ले ली होती, y की वैल्यू माइनस का ही 2 ले लें हम, तो इस केसेस में भी ये 8 ही आ जाएगा। तो ये दोनों धनात्मक के पॉसिबल तो नहीं है। तो दूसरा देखेंगे इस क्या बन रहा है, x y के किसी भी मान के लिए यदि x धनात्मक है तो y ऋणात्मक होना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि y ऋणात्मक होना चाहिए। x धनात्मक लिया था हमने, अभी y भी धनात्मक लिया था, तब भी 8 आया था। 10 और 2 हम ले ले वैल्यू, अगर हम पुट करें तो हमने देखिए दोनों धनात्मक लिए, तब भी वैल्यू आ जा रहे, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। कह रहा है x y के किसी भी मान के लिए यदि x ऋणात्मक है, यदि x ऋणात्मक है तो y धनात्मक होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं, अभी हमने बताया कि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, और दोनों ऋणात्मक के केस में तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन ऐड तो होता है, लेकिन माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें कोई भी सही नहीं है, तीनों हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा केवल एक मतलब कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिनमें मध्य वाला अंक शून्य है, मध्य वाला अंक शून्य है। ठीक है, अगर हम 3 अंक की संख्या ऐसे मानते हैं तो आप कहते हैं कि x by z इसमें 3 अंक हो जाएंगे, तो 100x प्लस 10y प्लस z हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू शून्य है कह रहा। तो पहली अगर हम संख्या देखें तो आएगा ये 100x प्लस z। फिर आगे आपसे कह रहा है यदि उन अंक प्रथम और अंतिम अंक का विनिमय कर दिया जाए, इन अंकों को बदल दिया जाए, अगर इन्हें बदल देते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी, 100 के साथ z आ जाएगा और इसके साथ x आ जाएगा। इनका डिफरेंस 198 दिया है कह रहा है, क्योंकि बनने से संख्या 198 अधिक हो जाती है। तो 198 अगर डिफरेंस दिया है तो प्रथम व अंतिम अंक के बीच अंतर क्या होगा, अगर हम इसे देखें कैलकुलेट करें तो हम कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें इसमें डिफरेंस आ जाएगा 99x 99z इक्वल टू 198। तो 90x माइनस z बचेगा इंटू 99 इक्वल टू 198, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x माइनस z की वैल्यू जो होगी वो 2 आ जाएगी, तो इनके जो डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन 10 हम बताएंगे आपको।